हेलो गाइस। सबसे पहले तो सॉरी बोलना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से एक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, वो थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अभी टाइम मिला है तो चलिए कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस ये पार्ट 3 होने वाला है हमका, जो हमारा 1000 MCQ सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो पार्ट 3 देख लेते हैं केमिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कार्बोनिल ग्रुप अ कार्बन एटम मेक्स डबल बॉन्ड विद। अब सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है उसने, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप किसके, कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन एटम होता है वो डबल बॉन्ड कौन से एटम के साथ बनाता है। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप पता होना चाहिए। तो आप बताइए कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप होता है हमारा कार्बन और उस पर ये ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। आगे बात समझ में। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बात समझ में, वेरी गुड। अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कार्बोरंडम इज अनदर नेम ऑफ। ठीक है, तो कार्बोरंडम होता है उसका, वो किसका दूसरा नाम है, जो कार्बोरंडम है वो किसका दूसरा नाम है। तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है SiC। ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो गाइज जो कार्बोरंडम होता है वो होता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड SiC। ये क्या होता है, ये होता है एक सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर। तो कार्बोरंडम किसको बोलते हैं हम, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बाइड को बोलते हैं। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ। देखो एलॉय क्या होता है, एलॉय मतलब मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलके मिश्रण से जो बनता है उसको कहते हैं मिश्र धातु। ठीक है, एलॉय। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ हमारे पास जर्मन सिल्वर। अब जर्मन सिल्वर कौन से धातुओं को मिलाकर हम बनाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर निकल सिल्वर, सेकंड है सिल्वर कॉपर एंड एल्यूमिनियम, थर्ड है जिंक कॉपर एंड निकल, फोर्थ है जिंक सिल्वर एंड कॉपर। तो गाइज जो हमारा क्या है जर्मन सिल्वर, वो बनता है हमारा किस किस से मिलकर, वो बनता हमारा जिंक कॉपर एंड निकल से मिलकर। ठीक है, ये परसेंटेज अलग अलग है इनमें। ठीक है, वेरी करती है परसेंटेज, तो हम उसको याद नहीं रखेंगे कि कितना परसेंट जिंक होता है, कितना परसेंट कॉपर होता है, कितना परसेंट निकल होता है। बट हमें इतना याद रखना है कि जर्मन सिल्वर जो एलॉय होता है वो कौन कौन धातुओं का मिश्रण होता है, वो होता है जिंक कॉपर एंड निकल धातु का मिश्रण। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर एंड एलॉय डज नॉट कंटेन द मेटल। अब ये आप बताएंगे मुझे ये क्या होगा इसका आंसर। तो अभी तो हमने देखा था क्या होता है। ठीक है, कौन सा नहीं होगा इसमें से, इसमें से सिल्वर नहीं होगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में। देखो नाम तो रख दिया जर्मन सिल्वर, लेकिन उसमें सिल्वर ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, डी। तो जर्मन सिल्वर में कौन सा मेटल नहीं होता है, सिल्वर नहीं होता है। निकल होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, बट सिल्वर नहीं होता है। तो इससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू। मास नंबर परमाणु द्रव्यमान, मास नंबर परमाणु द्रव्यमान। तो अब ये तो कितनी बार बता दिया होगा मैंने। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो ये तो एटॉमिक नंबर हो गया, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स का नहीं होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स क्या होता है भाई, ये बता दो मेरे को। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, बताया होगा मैंने पहले भी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही हमारा क्या होता है, यही होता है हमारा मास नंबर। क्या होता है, मास नंबर होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन इज। अब देखो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड बताओ भाई। ठीक है, तो कोई कंपाउंड बता लेते हैं हम। तो नाइट्रोजन का कंपाउंड तो एक तो N2E बोल देते हैं हम, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है और वो बॉन्ड कितने, वो 3 बॉन्ड बनाता है हमारे किसके साथ, दूसरे नाइट्रोजन के साथ।
ठीक है, ये तो हमारा कौन सा हो गया, N2 मॉलिक्यूल हो गया। ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, NH3, ठीक है, NH3 अमोनिया, ठीक है ना, NH3 क्या होता है, अमोनिया, अमोनिया। तो अमोनिया में क्या है, 3 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तीनों क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इससे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि नाइट्रोजन कितने, मैक्सिमम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ये तो हो गई बात नाइट्रोजन की, तो इसका ऑप्शन तो कौन सा है, थर्ड वाला सही है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कार्बन मैक्सिमम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो मैक्सिमम कार्बन, तो कार्बन का देख लो एग्जाम्पल CH4 हो गया, ठीक है ना, एग्जाम्पल CH4 हो गया। तो देखो जैसे ये है हमारा कार्बन और 4 हाइड्रोजन उससे जुड़े हुए हैं, तो चारों हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो मीथेन मॉलिक्यूल है ना, CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बन रहे हैं, तो कितने हैं, 4 बॉन्ड हैं, ठीक है ना, 4 बॉन्ड होगा हमारे। तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन। तो अभी देखो जैसे हमारा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है ना। तो इधर से इधर को चलते हैं हम, देख फ्लोरीन से कार्बन की ओर चलेंगे हम। तो फ्लोरीन बनाता है 1 कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। ऑक्सीजन बनाता है 2 कोवेलेंट बॉन्ड, O2 देखा होगा आपने, O2। तो O2 में क्या होता है, O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो 2 नाइट्रोजन बनाता है 3 कोवेलेंट बॉन्ड, और कार्बन बनाता है 4 कोवेलेंट बॉन्ड। आगे बात समझ में। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, नाइट्रोजन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो भी मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनाता है। तो ऑप्शन हमारा थर्ड वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट न्यूलैंड्स, मेंडेलीव एंड मायर आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ। तो देखो मेंडेलीव दिख जाए, तो मेंडेलीव ने क्या करा था, मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल पे काम किया था, ठीक है ना। तो मेंडेलीव देख के हम सीधे बता देंगे। न्यूलैंड ज़्यादा फेमस नहीं होता, मायर भी ज़्यादा फेमस नहीं है, बट मेंडेलीव तो बहुत फेमस है, आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो इन तीनों ने किस पे काम किया था, इन तीनों ने करा था पीरियोडिक टेबल पे काम। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बाकी हमको देखना ही नहीं इधर उधर, ठीक है ना। तो थर्ड ऑप्शन है पीरियोडिक टेबल, इन्होंने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट किया था। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज। मोस्ट एबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रचुर मात्रा में मिलता है हमें, प्रचुर मात्रा शुद्ध ईंधन, ठीक है, सबसे ज़्यादा मिलने वाला, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट, सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट, एटमॉस्फेरिक एयर, जो हमारा वायुमंडलीय क्या है, वायु, अरे यार कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, चलो, जो हमारी हवा है, ठीक है ना, हमारी हवा है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कार्बन, सेकंड है हाइड्रोजन, थर्ड है ऑक्सीजन, फोर्थ है नाइट्रोजन। तो हमको पता है क्या होता है, गैस O2, CO2, N2, वायुमंडल में कौन कौन सी गैस है, इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं हम, है ना। 21% है कि नहीं, 78%, और बाकी जितना बचा है इसको हटाए दो, इसको याद भी क्या करेंगे हम, याद करके इसको, ठीक है ना। तो N2 जब 78% है, ठीक है, N2 जब 78% है, तो नाइट्रोजन से तो बना हुआ है N2, ठीक है ना। तो कांस्टेंट कौन हो गया सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, वो है नाइट्रोजन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में पाया जाता है। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एक्सटिंग्विशिंग, क्या है, फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर वी यूज, हटा, आग बुझाने के लिए ठीक है, आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, सेकंड ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है मार्स गैस। अब देखो आग बुझाने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, तो सबको ही पता होगा, वो किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। CO2 गैस, वो देखेंगे आपने लाल लाल सिलेंडर रखे होते हैं कहीं पे भी, ठीक है, जहाँ पे कि आग लग जाएगी तो सिलेंडर निकालो, फुस छिड़क दो, आग बुझ जाएगी। तो उस सिलेंडर में क्या भरा होता है, उन सिलेंडर्स में भरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया सही, ऑप्शन सी सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ, अबे ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, सीधे ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का, उसने क्या खोजा, क्या खोजा उसने। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑप्शन है प्रोटॉन, थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लियस इन द एटम, फोर्थ ऑप्शन है एटॉमिक मास। तो इलेक्ट्रॉन तो उसने खोजा नहीं, प्रोटॉन भी उसने खोजा नहीं, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्ड स्टीन ने, किसने करी थी, गोल्ड स्टीन ने, कंफ्यूज नहीं होना है कि रदरफोर्ड ने करी थी, गोल्ड स्टीन ने करी थी प्रोटॉन की खोज, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस इन दी एटम बताया था, ठीक है। उसका जो एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसका जो रिजल्ट आया, उसने क्या खोजा, उसने खोजा न्यूक्लियस इन दी एटम, जो एटम में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो कहाँ पर होता है, वो रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है ना। और प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने करी। आगे बात समझ में, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, आंसर नंबर सी, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द मैग्नीशियम एटम, मैग्नीशियम जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है, ठीक है, उसको कौन सबसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से, ठीक है ना। तो पहले तो सबसे पहले मैग्नीशियम देखो, अब मैग्नीशियम को बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है, सबको पता होगा 12 होता है, जिसको नहीं पता है वो याद कर ले क्योंकि बहुत सरल है, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है, और 12 जब एटॉमिक नंबर होता है तो उसमें होता है 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हमें इलेक्ट्रॉन बताने हैं किस तरीके से होंगे कॉन्फ़िगरेशन उनका। तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 और 2, हो गए 2 और 8 10 और 2 12। तो देखो 2 8 2 कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, 2 8 2, तो इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एटम विथ 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स विल हैव अ वैलेंसी ऑफ, एटम मतलब परमाणु। देखो यार, अब देखो हिंदी में मतलब हिंदी में लिखने का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, इंग्लिश में लिखे हुए है सब कुछ, मैं हिंदी में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। तो कोई अब देखो ये जो पीपीटी है वगैरह, ये प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत टाइम लगता है, और हिंदी में बनाने में तो दुगना टाइम लगता है, ठीक है, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें। तो गाइज़ मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इंग्लिश में ही बना लेता हूँ, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन हिंदी में कर लूँगा, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में बोल सकते हैं कि सर जो आप बता रहे हो वो हिंदी में वो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, बट हिंदी में लिखना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस टाइम, ठीक है। तो देख लीजिए, एटम है उसमें क्या है, 3 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, एटम है उसमें 3 प्रोटॉन है एंड 4 न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, 3 प्रोटॉन हो गए और 4 न्यूट्रॉन हो गए। अब वो बोल रहा है कि उसकी वैलेंसी क्या होगी, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा हमें 3 7 1 और 4, आगे बात समझ में। तो देखो हिंट देखते हैं क्वेश्चन में क्या हिंट दे रहा है हमें। देखो न्यूट्रॉन का तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है वैलेंसी पे, सही सी बात यह है। अब बात आती है यहाँ पे प्रोटॉन्स की, 3 प्रोटॉन, तो 3 प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 3 प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर है उसका 3, ठीक है ना। 3 प्रोटॉन मतलब 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 प्रोटॉन का मतलब 3 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और इलेक्ट्रॉन से हमें पता चलता है कि उसकी वैलेंसी क्या है, ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास क्या था, वहाँ पर 2 8 2 था, मैग्नीशियम में हमने देखा था 2 8 2, तो जो लास्ट सेल है हमारा, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये उसकी क्या होगी, ये उसकी वैलेंसी, ठीक है, ये उसकी क्या है, वैलेंसी है। अभी यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो उसको किस तरीके से भरेंगे, 2 और 1 हो गए टोटल 3। तो सबसे बाहर कौन सा है, सबसे बाहर क्या है, 1 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1।
तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। तो 3 प्रोटॉन वाला एटम है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, उसकी वैलेंसी होगी 1। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ऑप्शन नंबर ए लगा देना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आगे बात में निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अगर यही बात में बोल देता है कि प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है तो यही चार्ज हो जाता मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पर वो हो जाता पॉजिटिव, ठीक है। तो प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज होता है बट वो होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब चार्ज होता है, और चार्ज कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोबार्स डू नॉट डिफर इन द नंबर ऑफ। आइसोबार्स, पहले तो हमें बताओ आइसोबार्स होता क्या है। आइसोबार्स मतलब हिंदी में बोलेंगे समभारिक, ठीक है। सम मतलब समान, भारिक मतलब भार, तो सम इक्वल मास, इक्वल मास। तो मास नंबर तो इसका सेम होगा, मास नंबर सेम हो जाएगा। आगे बात समझ में, इक्वल मास मतलब मास नंबर सेम बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर, डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर, ठीक है। आगे बात समझ में, मास तो सेम होगा, मास नंबर तो सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा डिफरेंट। और एटॉमिक नंबर डिफरेंट कैसे होगा, तो अगर प्रोटॉन सेम होंगे तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो नहीं सकता, प्रोटॉन्स उतने होंगे तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। आगे बात समझ में, प्रोटॉन्स जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। और डिफरेंट होता है संभारिक, जो बात आती है न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। अब अगर चेंज करना हमें, अब मैं यहाँ पे आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको मास नंबर। मास नंबर किस पे डिपेंड करता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बताया था मैंने आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन तो सेम है, तो चेंज क्या होगा, चेंज होगा किस में, डिफरेंट क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन कितने ज़्यादा होंगे कितने कम होंगे, यही डिसाइड करेगा कि उसका मास नंबर कम होगा कि ज़्यादा होगा। आगे बात समझ में, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, उसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो डिफरेंट क्या होता है आइसोबार्स में, उनके न्यूट्रॉन्स का नंबर। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। तो एक और सिंपल सा क्वेश्चन, द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम इज, और ये आप मुझे बता देंगे कि इसका आंसर है डी। तो एन और उसके बेस पे स्मॉल ए, ठीक है। तो सोडियम का सिंबल हो गया ये। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम बताना है हमें, तो हम एटम्स कैसे बताएंगे, हम बताएंगे मोल्स के हिसाब से। अभी देखो ऑप्शन देखो अपने, पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर मोल्स वगैरह पे बाद में आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 18 ग्राम ऑफ H2O, सेकंड 18 ग्राम ऑफ O2, थर्ड है 18 ग्राम ऑफ CO2 और फोर्थ है 18 ग्राम ऑफ CH4। अब ऐसे देख के क्या बता दोगे, ऐसे देख के कुछ बता सकते हो, नहीं बता सकते, सब 18 ग्राम है। तो कैसे बताएंगे हम कि किसके एटम ज़्यादा होंगे किसके एटम कम होंगे। अरे बात समझ में, तो आ जाते हैं हम बात करते हैं अब। यार यहाँ पे एटम हटा दो, एटम तो कहाँ बताएंगे इसमें, मॉलिक्यूल्स कर दो इसको, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम तो है नहीं है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। एटम करेंगे तो और डीप जाना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा डीप। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, सब क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स कर लेते हैं देखो इसमें। तो ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोल जानने पड़ेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मोल से ही पता चलता है ना कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे या इसमें कितने एटम, अगर एटम की बात होती है तो कितने एटम्स है, और मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास 18 ग्राम ऑफ H2O। अब देखो H2O के पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो 18 ग्राम, अब मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है,
नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, तो वो निकलता हमारा गिवन मास मतलब गिवन वेट, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, ये भी सबको पता ही है। तो इसके लिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला है 18 गिवन मास है और मोलर मास कितना है 16 होता है ऑक्सीजन के लिए, और हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, तो 16 और 2 18, ठीक है। तो इसके लिए कितना आ गया 18/18, आगे बात समझ में। तो ये हो गया हमारा बराबर 1, 18/18 बराबर 1। सेकेंड हमारा आ जाता है किसके लिए, सेकेंड लिख लेते हैं हम, ये है 18 ग्राम ऑफ O2 18, गिवन वेट 18 है, ठीक है ना, और इसका कितना हो जाए 16 ऑक्सीजन का होता है, O2 है तो 16 दूनी 32 हो गया। थर्ड है 18 ग्राम CO2, तो 18 ऑक्सीजन 32, ठीक है, 16 16 32 और 12 कार्बन का 12 होता है 44, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसको तो पहले ही काट दो, ठीक है ना। 18 ग्राम ऑफ CH4, तो 18 बटे कितना हो जाएगा कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4, तो 18 16, तो ठीक है। अब देखो बेस, जिसमें जितना छोटा बेस होगा उसमें ऊपर उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हमारे पास में तो हमारा वैल्यू उतनी ज़्यादा बड़ी आएगी अगर बेस छोटा है, ठीक है ना, क्योंकि 12 ऊपर तो सब में 18 ही है। तो यहाँ पे देखो 44 32 वाला कैंसिल हो गया, अब 2 बचे हमारे पास, एक बचा हमारे पास 18/18, एक बचा हमारे पास 18/16। तो ये बताओ मेरे को 18/18 बड़ा होता है कि 18/16 बड़ा होता है, तो क्योंकि नीचे ऊपर तो सेम ही है दोनों जगह 18, और भाग दे रहे हैं हम यहाँ पे 16 से, तो 18/16 हमारा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो मतलब मोल्स किसके ज़्यादा आ रहे हैं, CH4 के मोल्स ज़्यादा आ रहे हैं 18 ग्राम में। आ रही बात समझ में। तो जिसके मोल ज़्यादा आएंगे उसमें उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। आ रही बात समझ में। तो ऑप्शन डी जो है CH4 18 ग्राम ऑफ CH4 मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा किसके होंगे, वो होंगे CH4 के। 18 ग्राम में CH4 के मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा होंगे। आगे बात समझ में। तो ऑप्शन डी कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 12 यूनिट। 12 यूनिट कौन रिप्रेजेंट करता है, ये दे रखे हमें कि फर्स्ट है मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का मास। सेकेंड है मास ऑफ C12 एटम, जो कार्बन होता है 12, ठीक है, उसका मास। या थर्ड है मास ऑफ O16 एटम, जो ऑक्सीजन होता है 16 एटॉमिक नंबर वाला, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर बोल रहा हूँ मैं, 16 मास नंबर वाला, ठीक है, मास नंबर 16 होता है जिस ऑक्सीजन का, उसका वेट 12 यूनिट के बराबर होता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है 1/12वां भाग किसका, कार्बन 12 एटम का, ठीक है। एसोटोप कार्बन का एसोटोप C12 C14 होते हैं ना, तो हम कौन सा देख रहे हैं, C12 वाला। तो C12 वाला कार्बन जो होता है उसके मास का 1/12वां भाग। तो गाइज हमारा जो 1/12वां भाग लेते हैं हमको पता है कि 1 यूनिट लेते हैं ना, जब हम 1 यूनिट मास के लिए, ठीक है, 1 यूनिट मास के लिए लेते हैं, तो वो आता हमारा 1/12वां भाग कार्बन एटम का। स्टैंडर्ड जो माना जाता है, ठीक है ना, वो 1/12वां भाग माना जाता है कार्बन 12 एटम का, ठीक है। जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसका जो 1/12वां भाग है वो माना जाता है 1 यूनिट के बराबर। तो कार्बन जो 12 है वो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा किसके बराबर, 12 यूनिट के बराबर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल हैविंग एन एटोमिसिटी ऑफ 4 इज। एटोमिसिटी मतलब परमाणुकता, ठीक है, एटोमिसिटी मतलब क्या होता है, परमाणुकता होता है। परमाणुकता कितनी है, 4। अब परमाणुकता क्या होती है, देखो जैसे क्या होता है, अभी यहाँ पे देखते हैं हम, सल्फेट मॉलिक्यूल होता है, सल्फेट मॉलिक्यूल क्या होता है, SO4 2 निगेटिव हो गया, ओजोन मॉलिक्यूल O3 हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4 होता है, मीथेन मॉलिक्यूल CH4 होता है। तो परमाणुकता मतलब क्या होता है, जैसे ये O3 है, ठीक है ना, O3 क्या है, ओजोन है, ओजोन मॉलिक्यूल। तो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। O2 होता है, ठीक है, O2 में क्या है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये एक ही एटम है ना, 2, ठीक है ना, एक ही एटम है 2 बार, इसमें एक ही एटम है 3 बार, तो यही इसकी क्या कहलाती है, एटोमिसिटी कहलाती है, यही इसकी परमाणुकता कहलाती है। आ रही बात समझ में। तो ऐसे ही वो पूछ रहा है कि यहाँ पे एटोमिसिटी कितनी है, 3 है, यहाँ पे एटोमिसिटी क्या है, 2 है। ये द्विपरमाणुक, ये त्रिपरमाणुक, ये चतुर्परमाणुक,
अब चतुर परमाणुकता क्या बदलना है, ठीक है। तो एटोमिसिटी 4 किसकी है, परमाणुकता 4 किसकी है, वो है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल की, P4 मॉलिक्यूल की। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंचर ऑफ आयोडीन हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। अब आयोडीन का टिंचर होता है, अब ये कहाँ लगता है, ये लगता है हमारा कहीं पे चोट लगती है ना, जैसे ही अब बाइक चला रहे थे, साइकिल चला रहे थे और ब्रेक मार दिया आगे वाला, ठीक है। और आजकल तो ABS आ गए तो फिसलता नहीं है, लेकिन जिसके पास अभी भी ABS वाला नहीं है सिस्टम, तो वो गिर गया, उसने अचानक साइकिल का ब्रेक मारा और गिर गया और घुटना उसका घिस गया, तो घट जाएगा वो। और अभी किसी पे तो बिटाडीन होता है, पर किसी के पास टिंचर ऑफ आयोडीन भी होता है। तो वो इसमें क्या होता है, जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है उसमें क्या होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। एंटीसेप्टिक मतलब जो चोट पे हम लगाते हैं ना, ठीक है, तो उसके बाद जल्दी से ठीक हो जाता है, तो वो एंटीसेप्टिक चीज़ें होती हैं। तो एंटीसेप्टिक लगाते हैं हम, ठीक है ना, साफ करने के लिए वहाँ पे। तो सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि ये टिंचर ऑफ आयोडीन होता क्या है, इसमें क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, सेकंड है आयोडीन इन वैसलीन, वैसलीन में आयोडीन डाल रहा है, थर्ड है आयोडीन इन वाटर, वाटर में आयोडीन डाल रहा है, फोर्थ में आयोडीन इन अल्कोहल, अल्कोहल में आयोडीन डाल रखा है, ठीक है। तो जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है वो होता है हमारा आयोडीन इन अल्कोहल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल एंड जेल आर एग्जाम्पल्स ऑफ। अब सॉल एंड जेल हमने कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था ना कोलाइड में, ठीक है। कोलाइड में कहाँ पे पढ़ा था, जहाँ पे हम बोलते हैं कि परिक्षिप्त परावस्था परिक्षेपण माध्यम, सुना, याद आ रहा कुछ। अभी इंग्लिश में क्या था यार, इंग्लिश में भूल गया मैं, अभी बताता हूँ, ठीक है। बट इससे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कि सॉल एंड जेल आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड सॉलिड कोलाइड। सेकेंड है सॉल इज अ सॉलिड लिक्विड कोलाइड एंड जेल इज लिक्विड सॉलिड कोलाइड। थर्ड है सॉल इज सॉलिड सॉलिड कोलाइड एंड जेल इज सॉलिड लिक्विड कोलाइड। फोर्थ है सॉल इज अ लिक्विड सॉलिड कोलाइड एंड जेल इज अ सॉलिड लिक्विड कोलाइड। तो इसको देख लेते हैं हम NCERT की बुक खोल के। ये रहा, मिल गया, ये रहा हमारा चैप्टर NCERT में, क्या है ये, कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण, ठीक है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था है, परिक्षेपण माध्यम है। हमको क्या देख रहे थे, हम सोल और जेल देख रहे थे ना, ठीक है ना, सोल और देख रहे थे, जेल देख रहे थे। तो अभी देखते हैं, तो सोल क्या होता है, द्रव गैस में होता है, ठीक है, लिक्विड एंड गैस, ठीक है ना, लिक्विड एंड गैस एंड सॉलिड एंड गैस, ठीक है, लिक्विड एंड गैस एंड सॉलिड एंड गैस। नहीं यार, रुक 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 जा, अबे ये तो है, ये तो कर दिया हमने, गलत कर दिया, ये नहीं है बे, ये है ये वाला, अब मिल गया। तो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होगी, ठोस होगी, और परिक्षेपण माध्यम क्या होगा, द्रव होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो कोलाइड सॉल्यूशन है वो हो जाएगा हमारा सोल। और अगर क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है हमारी, द्रव है, और परिक्षेपण माध्यम हमारा ठोस है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा जेल। आगे बात समझ में। और ये देखते हैं हम कौन से एग्जाम्पल में है, ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन में हमें दे रखा है वो हम देख लेते हैं। ओके, देखो इसका ऑप्शन कौन सा है, देखो सॉलिड लिक्विड को हम बोलेंगे सोल, और लिक्विड सॉलिड को बोलेंगे हम, लिक्विड और सॉलिड कोलाइड होगा जो, उसको बोलेंगे हम जेल। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। देखो पेपर आप लोगों ने देना है, ठीक है, तो याद भी आप लोगों को करना पड़ेगा। मेरा काम तो सिर्फ पढ़ाना है, मैं बता सकता हूँ कि क्या क्या है, मेरे को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोन एंड कार्बन आर, बोरोन और कार्बन हैं। फर्स्ट है मेटलॉइड, सेकंड है मेटलॉइड एंड नॉन मेटल, थर्ड है मेटल, और फोर्थ है नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो हमारे पास 3 चीज़ें होती है, 3 तरीके एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है मेटल, सेकंड है नॉन मेटल, ठीक है, थर्ड है मेटलॉइड, ठीक है, थर्ड है मेटलॉइड। तो गाइज मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो यूनिक होती हैं, कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज जो यूनिक होती हैं, और जो मेटलॉइड होता है वो कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है मेटल की, कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है नॉन मेटल की। तो हम इनको बोल देते हैं नो मेटलॉइड, ठीक है ना। तो जो बोरोन होता है, बोरोन मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो करता है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो करता है, इसलिए क्या होता है वो मेटलॉइड होता है।
तो बोरोन तो क्या हो जाएगा, मेटलाइड हो जाएगा। लेकिन कार्बन क्या होता है, कार्बन नॉन मेटल प्रॉपर्टी शो करता है, तो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो कौन सा ऑप्शन में हमें ऐसा दिया गया है कि बोरोन नॉन मेटलाइड है और कार्बन नॉन मेटल है, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब ये मैंने पहले ही बता रखा है कि दूध से क्रीम को जब हम अलग करते हैं, ठीक है, दूध में से क्रीम अलग करते हैं, तो कौन से मेथड से हम यूज करते हैं इसको अलग करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन, ठीक है। सेकंड है डिस्टिलेशन, आसवन। थर्ड है सेंट्रीफ्यूगेशन, अभिकेंद्रीकरण। फोर्थ है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन को क्या बोलेंगे, छानना, यस छानना, ठीक है। तो दूध से मलाई बोल रहा, क्रीम अलग करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा मेथड यूज होता है, वो होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज होता है, जिसको बोलते हैं अभिकेंद्रीकरण। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन है सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड क्या है। आर बोथ फिजिकल प्रोसेसेस, आर बोथ केमिकल प्रोसेसेस। कुकिंग इज फिजिकल वेयर डाइजेशन इज केमिकल, कुकिंग इज केमिकल वेयर डाइजेशन इज फिजिकल। तो कुकिंग एंड डाइजेशन, तो खाना बनाने में जो खाना बनाते हैं हम, और फूड का जो डाइजेशन होता है हमारे अंदर, उसमें कौन कौन सी प्रोसेस कैसी है, रासायनिक प्रक्रिया है कि फिजिकल भौतिक प्रक्रिया है। तो ये तो पता ही होगा यार सबको, है ना। दोनों क्या है, केमिकल प्रोसेस है, दोनों क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, अब देखो इवेपोरेशन मतलब वाष्पन, मैंने शायद आपको बताया होगा पहले ही कि दो चीज़ें होती है, एक होता है वाष्पीकरण, है ना, और दूसरा होता है वाष्पन। तो अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे इंक्रीज होने की, किसके, इवेपोरेशन, वाष्पन इंक्रीज कैसे होगा, ठीक है। तो वाष्पीकरण क्या होता था कि हम बॉइलिंग पॉइंट पे जब कोई भी लिक्विड पहुंचता है तो उसके बाद क्या ना भाप में परिवर्तित हो जाता है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है हमारी वाष्पीकरण। लेकिन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे ही ना और उससे पहले ही हमारा क्या हो जाए, भाप बनने लग जाए, मतलब वो जो लिक्विड है वो उड़ने लग जाए, ठीक है ना, तो वो हमारी इवेपोरेशन होता है, वाष्पन होता है, ठीक है। अब वाष्पन जो है वो हमें बढ़ाना है, ठीक है, इंक्रीज करना है, तो इनमें से कौन से कंडीशन पे डिपेंड करेगी वाष्पन की, हम ये चीज़ में परिवर्तन करें और हमारा वाष्पन बढ़ जाए। तो फर्स्ट चीज़ हमारे पास इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, कि हम पानी का टेम्परेचर बढ़ा दें। सेकेंड है डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, कि हम पानी का टेम्परेचर घटा दें। थर्ड है लेस एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ वाटर, कि पानी का हम सरफेस एरिया क्या कर दें, हम कम कर दें, हम खुला ना छोड़े पानी को। जैसे पहले क्या था, पहले हमने क्या किस में रखा हुआ था, पहले कटोरी में रखी हुई थी, और फिर हमने अब क्या कर दिया, अब हमने उसको गिलास में रख दिया, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, जो खुला रहेगा। और फोर्थ है एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर, के हमने उसमें नमक मिला दिया, ठीक है। तो जो ये एडिंग कॉमन सॉल्ट ऑफ वाटर है, इसका फ़र्क क्या पड़ता है, इसका फ़र्क पड़ता है किस चीज़ पे, इसका फ़र्क पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट पे, ना कि इवेपोरेशन पे, ठीक है ना। हमारे पास से ये ऑप्शन है सी वाला, ठीक है, लेस एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ वाटर, कि अगर हम वाटर का सरफेस एरिया कम रखें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे जो हमारा इवेपोरेशन है वो कम हो जाएगा, और ठीक है, तो ये ऑप्शन में हमारा गलत हो जाएगा। बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिक्रीज इन टेम्परेचर, अब पानी कम टेम्परेचर अगर कम कर देते हैं हम, तो उससे पानी का इवेपोरेशन बढ़ेगा नहीं है, कम होएगा, ठीक है। तो इसका ये बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा बचता हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए बचता हमारे पास, कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, कि पानी का टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसका इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। आगे बात समझ में। तो अगर इवेपोरेशन बढ़ाना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, या उसका हम क्या कर दें, सरफेस एरिया, खुला सरफेस एरिया ज़्यादा छोड़ें, ठीक है। आगे बात समझ में। तो बहुत बढ़िया, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेज एट रूम टेम्परेचर। तो देखो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस क्या होती है, अंतराणुक बल सुने, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, इंटर पार्टिकल फोर्सेज सेम ही होते हैं, ठीक है ना। कोई भी हमारे पास क्या है, अगर मैटर है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगता ही है, तो वही अट्रैक्शन फोर्स की बात यहाँ पे हो रही है।
हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकंड है वाटर, थर्ड है ब्रोमीन और फोर्थ है आयरन। आगे बात समझ में। और हमें ये भी पता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होते हैं, वो होता है हमारे सॉलिड्स में, ठीक है। उसके बाद होते हैं हमारे लिक्विड में, फिर गैसेज में होता है। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर कि हमारे पास जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सॉलिड फॉर्म में कौन सा ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होता है, आयरन जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो हमारा आंसर आयरन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, सही है। जबकि ब्रोमीन और वाटर क्या होता है, दोनों क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और ऑक्सीजन क्या होती है, गैस के फॉर्म में होती है रूम के टेम्परेचर पे। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ग्रुप आर इनर्ट एलिमेंट्स प्लेस्ड। ठीक है, इनर्ट एलिमेंट्स हमने सुना होगा अक्रिय गैसें या ठीक है नोबल गैसें भी बोला जाता है। वो हमको बताना है कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन से ग्रुप में प्लेस किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ग्रुप 8 है, सेकंड है हमारा ग्रुप 10, थर्ड है ग्रुप 1 और फोर्थ हमारा ग्रुप 18। तो गाइज हमारा जो ग्रुप 18 है लास्ट ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जहाँ पे प्लेस किया गया है इनर्ट एलिमेंट्स को। तो ग्रुप नंबर 18 में हम इनर्ट गैसेस को प्लेस किया गया है, और ठीक है, और ये सबसे लास्ट में होता है पीरियोडिक टेबल में। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विल बी कॉमन इन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। हमारा ग्रुप 1 एलिमेंट हमारे पास वो पूछ रहा है कि इसमें से जो हमें ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो सभी जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, जो ग्रुप फर्स्ट के तत्व हैं उनमें सेम होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है मास नंबर, ठीक है, द्रव्यमान संख्या। सेकेंड है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, कि जो उनके नाभिक हैं उनमें जो प्रोटॉन्स हैं वो सेम नंबर में हैं। थर्ड है एटॉमिक नंबर, उनका जो परमाणु क्रमांक है वो सेम है। या फोर्थ है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कि उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है, ठीक है। ओ ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो और तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, जो मास नंबर फर्स्ट तो हम देख लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट है तो अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग एटॉमिक क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से हमें बताते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर थर्ड बात आती है मास नंबर की, तो मास नंबर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। बट हम क्या आ रहे हैं, एक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, लिथियम है, यहाँ पे सोडियम है, जैसे ग्रुप फर्स्ट में, ठीक है। हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है, ये हमारा ग्रुप फर्स्ट हो गया ठीक है ना। तो इसमें अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मास नंबर किसी का भी सेम नहीं रहता है, ठीक है। हमको सिर्फ क्या देखने को मिलता है कि अगर ये 1 है तो ठीक है, इसका 1 हो गया, इसका होता है 2 1, इसका होता है 2 8 1, ठीक है, इसका होता है 2 8 8 और 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे होंगे हम कि एक आखिरी जो सेल है इसका, उसमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है इनमें, सेम है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। आगे बात में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विल बी कॉमन इन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स, तो क्या प्रॉपर्टी है, वो है उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होगा। आगे बात समझ में। अब एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछ भी लेता हो, कई एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है ना। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ एन द एलिमेंट टंगस्टन। अब टंगस्टन एलिमेंट हमारा उसका सिंबल क्या है, तो उसका सिंबल 4 ऑप्शन है, TU है, W है, या TA है, या TW है। तो गाइज ये हमको याद रखना है कि जो टंगस्टन का सिंबल होता है वो होता है हमारा W, कैपिटल W, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि टंगस्टन तो TU से शुरू है और उसका क्या बोलते हैं सिंबल W ले लिया, ठीक है। तो टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, W होता है। तो गाइज इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, लगभग 30 के करीब। 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए इसमें, ठीक है। तो मतलब 28 क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी शायद अभी तो टाइम मिल रहा है तो बन जाएंगे 1-2 वीडियो और, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद फिर से बिजी होने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।